आप देख रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे पहले भारत के संविधान से रिलेटेड तकरीबन 3-4 वीडियो आ चुका है, जिसमें प्रस्तावना, अनुसूची ये सारे हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा आर्टिकल भाग, जो भी है यहाँ से शुरू होगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड रुक जाओ। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1, आर्टिकल 1 से 4। क्लियर। संघ और राज्य क्षेत्र कितना भाग में है? भाग 1 में है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। तो बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इन दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 1 है, उसमें मेनली कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, मतलब कि इसमें जो है सो नेम का जिक्र किया गया है। कैसा किया गया है? नेम का जिक्र किया है कि भारत अर्थात इंडिया जो क्या होगा? जो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा मतलब क्या? जितने भी स्टेट हैं उनको ये प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद देखो, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य और उसका राज्य क्षेत्र वो होगा जो पहली अनुसूची में जितने भी क्षेत्र हैं वो होंगे। उसके बाद ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, आर्टिकल 2 व 3 का समावेश, वो भी इसमें समाविष्ट होंगे। कहने का मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो तुम्हारा ये आर्टिकल 1 है, उसमें संघ का नाम, भारत अर्थात इंडिया, और राज्य का क्षेत्र। राज्य का क्षेत्र कौन कौन सा? तो हमारा जो अनुसूची 1 में है वो, या फिर अगर हम कोई राज्य अर्जित करते हैं वो, या फिर समाविष्ट हो जाए वो, तो वो सारा का सारा आर्टिकल 1 में वो। आर्टिकल 1 एक तरह से डेफिनेशन है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब इसमें समझना थोड़ा सा कि आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें क्या है कि मान लो कि ये हमारा प्यारा भारत है। अगर कोई बाहर का टेरिटरी को हम लोग अपने देश के अंदर ला रहे हैं, तो उस केस की ये बात करता है नए राज्य। आर्टिकल 2 की अगर बात करें, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सस्पिशन होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा, राज्यों का स्थापना या कुछ ऐसे टाइप का। तो आप ध्यान में रखना कि अगर हम बाहर से किसी टेरिटरी को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 2 में आता है। अब इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि सिक्किम के बारे में हम जिक्र करेंगे। सिक्किम जो है, सिक्किम पहले, चलो अभी बताता हूँ सिक्किम के बारे में। रुको, देखो सिक्किम भारत संघ का एक संरक्षित राज्य था। यानी कि सिक्किम भारत के संरक्षण में आता था। संरक्षण का मतलब ये है कि हम उसका रक्षा, विदेशी मामले और संचार का दायित्व भारत सरकार के पास होता था। मतलब वो हमारा पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्टेटहुड का दर्जा नहीं था उसे।
वो एक संरक्षित राज्य था। संविधान संशोधन अधिनियम 35वां में 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया, यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाया गया, ठीक है। और फिर कुछ ही दिनों बाद 36वां संशोधन 1975 द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में एक राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। तो सिक्किम के बारे में इसको ध्यान रखना कि पहले इसको जो है सो सिक्किम जो है भारत संघ का एक संरक्षित राज्य था, जिसमें भारत सरकार उसकी रक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार का दायित्व देखती थी। फिर 35वां संशोधन 1974 में इसे संयुक्त राज्य बनाया गया और 36वां संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो ये था सिक्किम का कहानी, इसको ध्यान रखना। और हमारा कहाँ थे हम लोग, एक सेकंड, यहाँ थे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो बताया कि अगर बाहर से सिक्किम क्या था कि हमारे टेरिटरी में अंदर में पूर्ण स्टेटहुड का दर्जा उसे नहीं मिला हुआ था, तो उसे हम लोग बाहर से अंदर लाए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 2 में, इसलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 35वां संशोधन 1974 में इसे एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। यह हमारा आर्टिकल नंबर 2 आ गया। आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं ये क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 3 बस राज्य के देश के अंदर, यानी कि हमारे सीमाओं के भीतर, मान लो कि ये कोई स्टेट है, इसका नाम बदल देना हो, इसका एरिया कम कर देना हो, इसका एरिया बढ़ा देना हो, इसका सीमा चेंज कर देना हो, तो ये सब जो है सो आर्टिकल नंबर 3 में आता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये क्या होता है, आर्टिकल नंबर 3 में होता है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण, आर्टिकल नंबर 2 में भी लिखा हुआ था राज्यों का गठन। ध्यान रखना कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम बाहर से किसी क्षेत्र को अपने अंदर ला रहे हैं तो वो आर्टिकल नंबर 2 होगा, लेकिन अगर हम अपने देश के सीमा क्षेत्र के अंदर किसी राज्य का सीमा को जो है सो किसी राज्य को बंटवारा कर रहे हैं या मिला रहे हैं या किसी का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या फिर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा आर्टिकल नंबर 3 में हमारा आता है। नेक्स्ट, अब देखो उससे रिलेटेड एक यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक 100वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2015 में, ठीक है। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश का जो है ना कुछ भू सीमा समझौता हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि भारत कुछ टेरिटरी दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश से कुछ टेरिटरी भारत ले लिया था, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भूमि समझौते के लिए किया गया था। इस संशोधन के तहत भारत ने कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया और बांग्लादेश ने कुछ को और क्षेत्रों का हस्तांतरण किया। इस संशोधन के तहत बांग्लादेश और भारत ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया और इस संशोधन के तहत जो बांग्लादेश से भारत में शामिल लोग आए, जब क्षेत्र आएंगे तो लोग भी आएंगे, तो उसको हमने नागरिकता दे दी, ठीक है। और इस संशोधन के तहत संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। तो इसमें मेनली आपको याद रखना है कि 100वां संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रहे कि ये हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच जो भू सीमा है समझौता है, जिसमें कि भारत जो है सो कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का कुछ भूभाग भारत लिया। तो ये था हमारा 100वां संशोधन अधिनियम 2015। आगे बढ़ो, अब कुछ इसे भी देख लिया जाए। ये क्या था भाई, तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के बाद लगभग सारे
नेता, सारे रियासतों के लोग, सारे रियासतें के लोगों, राजा महाराजा ने भारत में अपना क्या बोलते हैं, भारत में विलय का प्रस्तावना पारित किया है। फिर वो सर्वसम्मति से इसमें भारत में मिले, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो उस समय हर छोटे छोटे भूखंड पे राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, यूनिटी तो था नहीं। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ तीन रियासत को, जैसे कि जूनागढ़ रियासत, एक सेकेंड, जैसे कि ये जूनागढ़ रियासत है, ये हैदराबाद है और ये जम्मू कश्मीर है। इन तीनों को मिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जूनागढ़ रियासत को हम लोग जनमत संग्रह से मिला लिए, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई किए और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से मिलाया। ठीक है। अब ये सवाल ये उठता है ना कि जो देसी रियासत था उसको भारत संघ का अंग बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाए थे। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है बीपी मेनन। इन दोनों को नहीं भूलना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इनके प्रयास से ही आज ये हमारा भारत एक यूनाइटेड है। और जो भी उस समय जैसे कि हैदराबाद कुछ हुड़दंग कर रहे थे तो उसको पुलिस कार्रवाई के तहत जोड़ा। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को, हमारे देशी रियासतों को एकजुट करने में। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है राज्यों का पुनर्गठन। भाई ये क्या है, ये कुछ नया आ गया क्या? नहीं, कुछ नया नहीं है। ये क्या है मैं बताता हूँ तुमको। हुआ यूँ कि हम लोग आज़ाद हो चुके थे, आज़ाद हो गए थे। अब आज़ाद हो गए थे लगभग। अब क्या हुआ था कि हर छोटे छोटे भूखंडों पे या हर क्षेत्रों में भाषा के आधार पे या फिर लोग अपना अपना राज्य का एक अलग डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पे हमें ये राज्य मिल जाए, कोई किसी और आधार पे, कोई किसी आधार पे, सब लोग अपना अपना डिमांड कर रहे थे। ठीक है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जब देखा कि अब इसकी भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना उचित है भी कि नहीं, तो इसको लेके अलग अलग तरह के आयोग और कमीशन बने। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला था धर आयोग, SK धर के अध्यक्षता में बना था 1948 में। ठीक है। तो ये हमारे SK धर साहब थे। तो इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बना, तो इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। मतलब कि इन्होंने उसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। और किस आधार पे? इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो ये इसमें बस यही याद रखना है कि SK धर कमीशन जो है वो किससे आयोग था? तो ये था हमारा राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। ये कब बना था? 1948 में बना था। बस इतना ध्यान रखना है। इनका जो रिपोर्ट था वो यही था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके ठीक तुरंत बाद ये आयोग जो रिपोर्ट दिया, इसको मतलब निरीक्षण निर्णय की परीक्षा, मतलब इसको निर्णय करने के लिए तुरंत एक और समिति आए कि ये जो रिपोर्ट दिए हैं वो कब कितना हद तक सही है या नहीं है। तो इस समिति का नाम था हमारा JVP समिति। JVP समिति बोले तो जवाहरलाल नेहरू, J से, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया कि धर आयोग जो निर्णय दिया था उस निर्णय को जांच करने के लिए JVP समिति बना था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। तो इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। क्लियर? तो धर आयोग मतलब धर समिति ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो। JVP समिति ने भी इस चीज़ को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो। अब एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है, उसमें क्या होता है देखो।
नेहरू, पटेल और सीतारामैया की समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिए। अभी लोग आंदोलन प्रारंभ कर दिए और पोट्टी श्रीरामुलु जी चल गए आमरण अनशन पर। आमरण अनशन पे चले गए और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो ये कहने का मतलब ये आंदोलन और विकराल रूप धारण करने ही वाला था। अब आनंद फानंद में क्या हुआ तो नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। क्लियर? अब क्या हुआ देखो, अब एक और आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में। कब? 1953 में। यही राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट 1956 में पेश करती है। जब राज्य पुनर्गठन, तब जाके वहाँ पे एक अधिनियम बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसके आधार पे जो है सो आपका भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ इसको पढ़ो। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पन्नीकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया, मतलब ये 53 में स्थापना होता, रिपोर्ट 1956 में आया था। और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। क्लियर? आइए अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि 1956 में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन कौन थे। ठीक है, ये देखो, संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार ये 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र का स्थापना हुआ था। इसमें कौन कौन सा वो देखो, 14 राज्य में था आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर। और जो 6 संघ राज्य क्षेत्र थे उसमें दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण भारत के मालाबार तट के छोटे द्वीपों का एक समूह, जिसे हम लोग लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप भी समूह भी कहा जाता है। तो ये उस समय इतने 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे, जिसका इसमें मैंने जिक्र किया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो 1960 में तो हमारे पास 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। उसके बाद आज कितने हैं पता है? आज टोटल है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सवाल ये उठता है ना कि उस समय 14 थे, अभी 28 था, मतलब कि उसके बाद भी फलतः डिवीज़न होते चला गया। तो 1956 के बाद जो पहला था वो था गुजरात और महाराष्ट्र। बम्बई तो पहले से ही था, आपको पता है। तो 1960 में ये पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसमें बम्बई राज्य 2 भागों में बट गया, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि गुजरात नया राज्य बन के निकला 1960 में। फिर देखो नागालैंड, ये किससे निकला है? छठ के। तो ये आपको जो है सो असम से निकला है 1962 में। हरियाणा, पंजाब पहले तो था ही, आपको पता है। तो 1966 में ये हरियाणा से टूट के बना, पंजाब से टूट के बना। आ गया। हिमाचल प्रदेश किससे टूट के बना? तो हिमाचल प्रदेश किसी से भी टूट के नहीं बना। हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र था, समझा? उसको राज्य का दर्जा मिला 1970 में। ठीक है। मेघालय, 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा असम राज्य में से पहले एक उपराज्य के रूप में बनाया गया। ठीक है। बाद में 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम में 3 राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें हमारा ये था, पहला मेघालय था, जो पहले एक असम का एक पार्ट हुआ करता था, उपराज्य हुआ करता था। आगे देखते हैं, रुकिए एक सेकंड।
दूसरा था मणिपुर और त्रिपुरा। ये भी तकरीबन पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 में ही इन दोनों को भी राज्य का दर्जा मिला। तो जो हमारा 1971 था उसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के बारे में ऊपर भी पढ़े थे, कैसे उसको मिला लिया गया। ये हमारे भारत का क्षेत्र नहीं हुआ करता था, भारत का बस एक ये संरक्षित राज्य था। पहले इसे 35वें संविधान संशोधन में संबंध राज्य का दर्जा दिया और फिर 36वें में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, फिर देखो क्या है। मिजोरम 1986 में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया मिजोरम को 1986 में। अरुणाचल प्रदेश 1986, मिजोरम 1986। ठीक है, तो 1986 में दो को मिला, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। फिर गोवा की बात करें तो गोवा दमन द्वीप और पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को दमन द्वीप से अलग कर दिया गया और एक पूर्ण राज्य बनाया गया, लेकिन दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के रूप में ही बने रहे। ठीक है, मतलब कि गोवा, दमन और दीव ये पहले संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन दमन और दीव क्या हुआ, वो अभी भी है, लेकिन अभी क्या होना है, अभी दमन, दीव और दादर और नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना 2000 ईस्वी में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के बना 2000 ईस्वी में, और लास्ट में है हमारा ये झारखंड, ये भी बिहार से टूट के बना 2000 ईस्वी में। और अगर बात करें तेलंगाना की तो ये आंध्र प्रदेश से टूट के बना 2014 में। तो ये था हमारा टोटल राज्य जो 14 राज्य बने थे, उसके बाद जो भी बने हैं लगभग कितना 14, और कब क्या उनका था। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं अभी कि देखिए चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर को ना क्या हुआ था कि एक हम लोग नए अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में शासन, मतलब ये अर्जित राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे आर्टिकल नंबर 1, इसमें बताए थे कि जो भी हम अर्जित करते हैं उसको हम लोग आर्टिकल नंबर 1 में डाल देते हैं। तो वही कह रहा है इसमें कि कौन कौन से हमारे अर्जित राज्य क्षेत्र थे। तो पहला था चंद्रनगर, दूसरा था हमारा गोवा, दमन और दीव, इसे हम लोगों ने 1962 में मिला लिया था संघ राज्य क्षेत्र में। फिर है हमारा पौंडीचेरी, इसमें कराईकल, माहे और यनम, जिसको हम लोगों ने 1962 में इसको भी हम लोग मिला लिए थे। तो ये हमारा था चंद्रनगर, गोवा, दमन और दीव और पौंडीचेरी। सिक्किम के बारे में बता दिया है, फिर एक बार देख लो अगर देखना हो तो इसको अच्छे से। सिक्किम पहले हमारे भारत राज्य का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बस भारत इसको संरक्षण देता था। सिर्फ रक्षा, विदेशी मामला और संचार में भारत सरकार इसका दायित्व था। बाकी हम लोग पहले इसे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में एसोसिएट स्टेट बनाए और फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दिया गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पे वीडियो। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर नोट्स वगैरह बनाना हो तो बना लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।